अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से इन सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। रात के 3 बज रहे हैं, शदीद सर्दी हो रही है और यकीन करें कि इस वक्त आवाज़ निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी लिसनर्स हैं जो वेट किया करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अपलोड किया जाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद इस ऑडियो को लाइक कर दें। कभी ना आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई इस तरह का वाक़या ज़रूर पेश आता है जिसके असरात आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद भी वैसे ही महसूस हुआ करते हैं जैसे कि उस रात या उस रोज़ महसूस हुए थे जब यह वाक़या आपके साथ पेश आया था। इससे पहले हम फातिमा जी की इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मुझे यानी सैयद उमैर अली को और मेरी फैमिली को, हम सबको अल्लाह सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। ये कहानी 2001 की उस दौर की कहानी है जब हम लोग नाज़माबाद नंबर 3 के एक 240 गज के घर में रहा करते थे। ये एक ए कैटेगरी का मकान था और ये इस तरह से बना हुआ था कि जब आप घर के अंदर एंटर हो तो छोटा सा पार्क नुमा एरिया था। आप कह सकते हैं कि छोटा सा गार्डन था। उसके बाद 3 कमरे मौजूद थे और पीछे गैलरी मौजूद थी। ज़ाहिर सी बात है, हमारी जो फैमिली थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, यानी मैं, मेरे वालिदैन, हम तीनों इस घर के अंदर रहा करते थे। तो ये बंगला हम तीनों के लिए ना सिर्फ काफ़ी था बल्कि अक्सर ऐसा होता कि छोटे मोटे इवेंट्स हमारे इस पार्क के अंदर ना सिर्फ हम ऑर्गेनाइज करते बल्कि लोगों को, गेस्ट को मदऊ भी कर लिया करते। अच्छा, बात ये थी कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं लेट नाइट तक जागा करती थी जबकि जो मेरे पेरेंट्स थे, क्योंकि वो फजर की नमाज सुबह टाइम पे पढ़ते थे, तो वो 9 बजे, 10 बजे, इवन के 11 बजे तक सो जाया करते थे। तो वैसे ही एक सर्द रात थी और मेरा ख्याल है कि 13 या 14 दिसंबर थी। शदीद सर्दी हो रही थी। मैं अपने रूम के अंदर बेड के ऊपर बैठी हुई थी और मैं मुसलसल कोई कहानी या नॉवल पढ़ रही थी। हमारा ये जो छोटा सा गार्डन था, इस गार्डन के अंदर एक तो चेयर्स लगी हुई थी, दूसरे एक स्विंग मौजूद था। जैसे कि आपने देखा होगा कि किस तरह का स्विंग होता है कि जिस पे 3-4 लोग बैठ सकते हैं और अपने पाँव की मदद से आप उस स्विंग को चला सकते हैं। खैर, लोहे का ये स्विंग था और जब इसको चलाया जाता तो जाहिर सी बात है ऐसी आवाज़ पैदा होती कि पूरे घर में, इवन के बराबर वाले घरों में भी उस आवाज़ को बआसानी सुना जा सकता था। तो मैं बैठी हुई अपनी जो भी स्टोरी है वो मुकम्मल कर रही थी और मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे स्विंग के हिलने की आवाज़ आई है। वैसे इससे पहले भी मुझे ऐसा महसूस होता था और मेरा यही ख्याल था कि शायद बिल्ली गुजरती है, बिल्ली आके स्विंग पे बैठ जाती है जिसकी वजह से ये आवाज़ पैदा हो जाती है। लेकिन जब कुछ देर तक मुसलसल ये आवाज़ न सिर्फ महसूस होती रही बल्कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ जब ये आवाज़ बढ़ती चली गई तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी जो परेशानी थी वो बढ़ती जा रही थी। मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे वाकई में कोई स्विंग के पास मौजूद है जो कि स्विंग को बाकायदा चला रहा है। हाँ, अलबत्ता उसकी जो स्पीड थी आवाज़ से लग रहा था जैसे कम होगी। अच्छा, अगर मुझे स्विंग को देखना होता तो मैं खड़ी होती। खड़े होने के बाद जो मेरा गिलास मिरर मौजूद था, जो भी शीशा था खिड़की का, उसको, पर्दे को हटाती और मैं सामने स्विंग को देख सकती थी। या फिर मैं दरवाज़ा खोल के बराह रास्त उस गार्डन के अंदर दाखिल हो सकती थी। लेकिन ये सब करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती और मैं ऐसा करने से कतरा रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं जाऊं, बराबर वाले रूम में जाऊं, अपने अब्बू को उठाऊं और उनको बताऊं कि बाहर कोई मौजूद है। अब मैंने जो बराबर वाला कमरा था उसका दरवाज़ा खोला। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा गहरी नींद के अंदर हैं। अब जब मुझे ऐसा महसूस हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद जाऊं, जाके झांकूं, देखूं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुका हो।
आप यकीन करें कि ये सोचने के बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे के दरवाजे की तरफ या फिर खिड़की की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे ये जो स्विंग की आवाज़ थी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो भी वहाँ पे मौजूद है उसको मेरे आगे बढ़ने का या मेरे झांकने का अंदाज़ा हो चुका है। खैर, मैं आगे बढ़ती रही और बिलाखिर मैंने हिम्मत करके खिड़की के ऊपर जो पर्दा मौजूद था उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हटाना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो पर्दा हट रहा था मेरे सामने का जो मंज़र था वो इस कदर खौफनाक मंज़र था कि शायद मैं एग्जैक्टली आपको बता भी ना पाऊँ। बहरहाल जब मैंने वो पर्दा हटाया और शीशे के ज़रिए बाहर की तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उस स्विंग के ऊपर एक औरत अपने बालों को खोल के बैठी हुई है। और अजीब बात ये थी कि उसकी गोद के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कोई डॉल या फिर छोटा सा बच्चा मौजूद है। वो मुसलसल जिस बच्चे के साथ बातें कर रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो औरत तो मुझे मूव होती हुई नज़र आ रही थी, जबकि उसकी गोद में जो बच्चा या डॉल मौजूद थी वो मुसलसल ऐसा लग रहा था अपनी जगह से ना ही हिल रहा है, ना ही सांस ले रहा है और ना ही औरत की किसी बात का रिप्लाई कर रहा है। कुछ अजीब सा खौफनाक सा उस औरत का हुलिया था। उसने सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा गाउन हो जो उसने अपने जिस्म पे डाल रखा हो। इस अंधेरे में भी उसका जो चेहरा था मैं वाज़े तौर पे देख सकती थी। उसके चेहरे पे बेतहाशा जख्म या स्क्रैचेस मौजूद थे और ऐसा लग रहा था उसके चेहरे से खून रसता हुआ उसकी फ्रॉक के ऊपर या उसके गाउन के ऊपर गिरता चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह करके जब बमुश्किल मेरी नज़र उसके बालों से होते हुए यानी उसकी बॉडी से होते हुए उसके पैरों की तरफ पड़ी, तो एक लम्हे के लिए मुझे शौक सा महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे उस औरत के जो पैर हैं बावजूद इसके कि वो सीधी बैठी हुई थी, उसकी जो उंगलियां थी वो पीछे की तरफ थी, जबकि उसकी जो एड़ियां थी मुझे वाज़े तौर पे आगे की तरफ दिखाई दे रही थीं। आप एज्यूम करें कि अल्लाह ना करे आप में से किसी की भी ज़िंदगी में कोई इस तरह का वाक़या, इस तरह का इंसिडेंट आपके साथ पेश आए, तो आप इस वाक़े को, इस इंसिडेंट को किस तरह से डील करेंगे। लेकिन बस अल्लाह ताला को मुझे बचाना था, ये मेरी ज़िंदगी मकसूद थी। इसी दौरानिए में मेरे अब्बू दरवाज़ा खोल के मेरे रूम के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने भी शायद बाहर मौजूद उस मखलूक को अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने जल्दी से बावाज़े बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और ये जो खिड़की के बाहर पर्दा मौजूद था इसको गिराया और मुझे लेके अपने साथ अपने रूम के अंदर दाखिल हो गए। यकीन करें कि मुश्किल ये रात गुजरी और जब सुबह फजर की आज़ान हुई तब जाके मेरे अब्बू ने बाहर जाके उस स्विंग का एतराफ़ का जायज़ा लिया। अजीब बात ये थी कि जहाँ पे ये स्विंग मौजूद था, स्विंग के ऊपर खून के ड्रॉप्स लगे हुए दिखाई दे रहे थे। ये जो वाक़या था ये मेरी फैमिली की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन वाक़या था। अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से हमने मुसलसल 40 या 41 दिन तक अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत की और तब कहीं जाके ये जो मामलात थे आहिस्ता आहिस्ता करके न सिर्फ कम हुए बल्कि ख़त्म हो गए। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। बेरोज़गार होना भी एक किस्म की लानत हुआ करता है। हाँ, यकीनन मेरे साथ ऐसा ही था। मैं काफ़ी अरसे से यानी जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, ना सिर्फ बेरोज़गार था बल्कि मैंने जगह जगह काफ़ी इदारों में, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, इवन के सिक्योरिटी कंपनीज में भी जॉब के लिए अप्लाई किया। लेकिन किस्मत ही कुछ ऐसी चल रही थी कि लाख कोशिश के बावजूद ना ही जॉब लगती थी और ना ही कोई उम्मीदें बर नज़र आती थी।
खैर कुफर टूटा अल्लाह अल्लाह करके, और बिला आखिर एक रेफरेंस के बाद मुझे एक कंपनी में जॉब मिली। बेसिकली मेरी जो जॉब थी, पहले जब उन लोगों ने मुझे हायर किया तो एज एडमिन वर्क के लिए हायर किया। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब मुझे वहाँ पे बुलाया गया और जब मैं वहाँ पे काम करने के लिए पहुँचा तो उनका ये कहना था कि ये जो पोस्ट थी ये मालिक ने अपने किसी जानने वाले को अलॉट कर दी है। अब हमारे पास एक स्लॉट अवेलेबल है और वो है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का। आप कुछ दिन तक यहाँ पे प्रैक्टिस करें और अगर आप राज़ी हैं तो हम आपको कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर देंगे। तो ऐसी बातें, मैं वैसे भी बेरोज़गार था और किसी न किसी फील्ड में मुझे जाना था। हालांकि ये मेरी फील्ड नहीं थी, ना ही इस मुतालिक मैं जाना करता था, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, अभी जो भी ऑप्शन मिल रहा है उसको अवेल किया जाए। मेरी जो सैलरी थी वो उस जॉब से बेहतर थी जो जॉब मुझे पहले ऑफर की गई थी। खैर मैंने कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद बाकायदा इस कंपनी के साथ काम करना शुरू किया और तकरीबन 35-40 दिन के बाद मुझे एक ऐसी जगह पे डिप्लॉय कर दिया गया जो कि दो ममालिक की सरहद के दरमियान मौजूद था। यह जो एरिया था इसको आप कह सकते हैं कि डेजर्ट नुमा एरिया था और यहाँ पे दूर दूर तक यानी तकरीबन 52-53 किलोमीटर तक किसी भी किस्म की आबादी मौजूद नहीं थी। लेकिन जहाँ पे मुझे जॉब करनी थी वहाँ पे 25 या 26 इंजीनियर्स मौजूद थे और बेसिकली मुझे उनकी सिक्योरिटी को सुपरवाइज करना था। ये जो इंजीनियर्स थे ये मुख्तलिफ खैमों की सूरत में वहाँ पे रहा करते थे और मेरे अंडर में 3 लड़के थे, या आप कह सकते हैं कि 3 सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके ज़रिए इन तमाम लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता था। दिन के औकात में सब कुछ अच्छा था, सब जाग रहे होते थे, ड्यूटी इतनी आसान थी। लेकिन जो ही मगरिब के बाद का टाइम शुरू होता तो ऐसा लगता जैसे हम किसी शहर खामोशा में आके मकाम पजीर हो चुके हैं। दूर दूर तक ना ही आबादी थी, ना ही किसी भी किस्म की रोशनी मौजूद थी। बस जो भी लाइट थी वो हमारी आर्जी पैदा करदा लाइट थी जिसके ज़रिए थोड़ा बहुत रोशनी का इंतज़ाम हो सका था। अब ये जो मेरी टीम थी जो कि 4 अफराद पे मुश्तमिल थी, तो मैं कोशिश करता था कि शाम के 6 बजे से 2 बजे तक 2 लोग जॉब करें और फिर 2 बजे से सुबह के 8 बजे तक दूसरे लोग आ जाएं, यानी 2 लोग बआसानी अपनी नींद को पूरा कर सकें और बाकी जो 2 लोग हैं वो उसके बाद सो सकें। तो वैसे ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि रात 2 बजे के बाद मुझे एक अपने कुलीग के हमरा जॉब करनी थी कि इत्तफाक से मेरे जो कुलीग था जिसको जॉब करनी थी उसको बुखार सा महसूस होने लगा। वो कहने लगा कि कुछ अजीब सी कैफियत है, ऐसा लग रहा है जिस्म टूट रहा है या पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज रात आपसे रुख्सत चाहूँगा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो 2 लोग ऑलरेडी सोने के लिए गए थे मैं उनमें से किसी को बुलाता और कहता कि एक्स्ट्रा शिफ्ट करो, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, तो बजाय इसके मैं कि उन लोगों की बद्दुआएं लूँ, उनकी नींद ख़राब करूँ, मैं अकेला ही इस सिक्योरिटी को सुपरवाइज़ कर लेता हूँ। और वैसे भी आज तक यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म का कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया है। खैर ये सोचने के बाद मैंने उसको रुख्सत दी और उसको कहा कि जाके आराम कर लो। अब इस सहरानुमा जगह में मैं था, मेरे साथ ये खैमे थे और इन खैमों में जितने भी लोग थे सारे के सारे सो चुके थे। जो टाइम गुजर रहा था और 3 से 4 बजे के दरमियान का टाइम था, तो एक लम्हे के लिए मुझे महसूस हुआ कि सहराओं में से कोई चलता हुआ आगे बढ़ता चला आ रहा है। एक तो रात थी और वो भी बहुत तारीक रात थी, और ऐसी रात में यानी इस अंधेरे में अगर कोई सफ़ेद लिबास में या सफ़ेद कलर के कपड़ों में आपकी तरफ बढ़ना शुरू करता है तो बज़ाहिर आपको यही लगता है या दूर से ही नज़र आ जाता है कि कोई इंसान है, कि कोई मुसाफिर है जो यहाँ से गुजरता चला जा रहा है। अब पहले मेरा यही ख्याल था कि ये सामने से गुजरता हुआ किसी और सिमत में बढ़ता चला जाएगा, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि वो चलता हुआ सीधा हमारे खैमों की तरफ आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेचारा किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में इस डेजर्ट के अंदर फंस चुका है और शायद उसको मेरी मदद की ज़रूरत है। मेरे पास एक तो टॉर्च लाइट मौजूद थी, दूसरा इसके साथ साथ कुछ लकड़ियाँ और माचिस वगैरह मौजूद थी जिनके ज़रिए हम आम तौर पे आग लगा के उसके सराउंडेड बैठ जाया करते थे। खैर जो ही वो शख्स हमारे बहुत ही करीब पहुंचा, या आप कह सकते हैं कि वो तकरीबन 10-12 फीट के फासले तक पहुंचा, तो उसके बाद मैंने बाकायदा जो मेरे पास टॉर्च मौजूद था उस टॉर्च के ज़रिए इस शख्स के चेहरे पे रोशनी मारना शुरू कर दी।
कुछ अजीब से तीखे तीखे से नकूश थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस शख्स का जो रंग है वो जामनी या जर्द पड़ चुका है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि इस शख्स में या तो खून की कमी है या फिर इसके खून को किसी ने चूस रखा है। बहुत ही भयानक सा, लंबा सा, अजीब सा इसका चेहरा था। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी कब्रिस्तान से निकाल के इस शख्स को यहाँ पे हमारे सामने खड़ा कर दिया गया हो। इसके साथ साथ हैरानी की बात यह थी कि इस शख्स की जो हाइट थी वो आप कह सकते हैं कि तकरीबन 9 या 10 फीट के बराबर थी। आमतौर पे जिस एरिया में हम लोग काम कर रहे थे या जहाँ पे हम लोग मौजूद हुआ करते थे, वहाँ पे 7 फीट तक के आदमी का होना बहुत मामूली सी बात थी। यानी वहाँ पे अमूमन 7 साढ़े 7 फीट के दरमियान लोग हुआ करते थे और उनके जो कॉम्प्लेक्शन थे या उनकी जो शक्लें थीं वो बहुत ज़्यादा डार्क हुआ करती थीं। इतनी लंबी हाइट के बावजूद अब तक मुझे यही लग रहा था जैसे मेरे सामने इसी गांव का या इसी करीब के इलाके का कोई आदमी मौजूद है, जिसकी शक्ल से, जिसके रंग ढंग से, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन से अब तक यही लग रहा था वो इस मुल्क का यहीं का बासी है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके साथ साथ जब मैंने उस शख्स के हाथों पे गौर करना शुरू किया तो इस शख्स के जो हाथ थे वो इस कदर लंबे थे कि इतना लंबा कद होने के बावजूद उसके जो आप कह सकते हैं कि लेग वाला हिस्सा था, उस लेग वाले हिस्सा तक बआसानी उसके हाथ पहुंच पा रहे थे। कुछ अजीब तरीके से लंबा होने के बावजूद उसकी जो कमर थी ऐसा लग रहा था जैसे मुड़ी हुई है या थोड़ा सा उसका जिस्म झुका हुआ सा महसूस हो रहा था। इसके साथ साथ उसके हाथों पे जो उंगलियां मौजूद थीं, उन उंगलियों पे बेतहाशा लंबे लंबे शार्प से नाखून दूर से ही दिखाई दे रहे थे। बस वो शख्स मेरे सामने आया, आके खड़ा हो गया और मुझे देख के अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। बज़ाहिर उसके चेहरे पे जो अजीब सा गम था या खुशी नहीं थी, उससे एहसास हो रहा था कि उसको हमारा यहाँ पे मौजूद होना किसी कदर गवारा नहीं है। अब देखते ही देखते जो मैंने मंजर देखा वो एक ऐसा मंजर था जिसके बाद अगर कोई भी होता तो वो वहाँ से ज़रूर भाग जाता। इस शख्स ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाला और जेब में हाथ डालने के बाद उसने अपने हाथ के अंदर कुछ निकाला। मेरा ख्याल था कि कुछ होगा, कुछ खाने पीने की चीज़ होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे देगा। लेकिन आप यकीन करें कि उसने जब अपना हाथ जेब से बाहर निकाला तो उसके हाथों में से कुछ अजीब सी लाल सी रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत ज़्यादा अंगारे अपने हाथ में पकड़ रखे हैं या फिर दहकते हुए कोयले जो उसके हाथ में मौजूद हैं। अब ये मैं उसके अगले स्टेप का वेट कर रहा था और मैं समझना चाहता था कि इन कोयलों से ये क्या करना चाहता है। अव्वल बात तो ये थी कि इस शख्स का इन कोयलों को जो कि दहक रहे थे इस तरह से जेब से निकालना ये कैसे हो सकता था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो देखने के बाद मैं वहाँ से ना सिर्फ भागा बल्कि भागने के बाद मैंने उस तरफ जाने से हमेशा के लिए तौबा कर ली थी। उस शख्स ने अपने हाथ में जो कोयले मौजूद थे उनको एक एक करके अपने मुंह के अंदर ऐसे डालना शुरू किया जैसे कि कोई चने या इस तरह की चीज़ को खाया जाता है। वो हवा के दोष पे अपने मुंह के अंदर इन कोयलों को फेंकता चला गया और मेरे सामने ही सामने उन कोयलों या उन अंगारों को वो इस तरह से खा रहा था जैसे कि कोई बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छी चीज़ खा रहा हो। आप यकीन करिए जो लम्हा था, इस लम्हे मेरी ये पोजीशन थी कि काटो तो लहू नहीं। एक अजीब कैफियत थी, एक अजीब खौफ था। मैं मुकम्मल तौर पे सोचने से आ रही था कि मेरे सामने क्या चल रहा है। ऐसा लग रहा था शायद मैं नींद में हूँ या फिर कोई ख्वाब देख रहा हूँ। खैर इससे पहले मैं कुछ और बोलता, कुछ पूछता या वो मुझे पकड़ता, उस शख्स ने एकदम से मेरे पीछे यानी जहाँ पे कैंप्स मौजूद थे उस तरफ देखना शुरू किया। और जब उस शख्स ने पीछे जहाँ पे कैंप्स मौजूद थे उस तरफ देखना शुरू किया तो मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि ये शख्स अब इन कैंप्स के ऊपर हमला करने वाला है। इसके बाद जो वाक़या हुआ उसके मुताबिक उसने अपने मुंह को खोला और मुंह खोलने के बाद उसने जैसे कि थूका जाता है उस तरह से इन कैंप्स की तरफ उन कोयलों या अंगारों को फेंकना शुरू किया। हालांकि अब तक वो मुझे एक आम इंसान लग रहा था, लेकिन जिस तरह से इसके मुंह से कोयले निकल के कैंप्स के पास जाके गिर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे आँख की बारिश शुरू हो चुकी है। यकीनन ये किसी भी तरह ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। मेरे सामने जो मखलूक मौजूद थी ये एक ताकतवर जिन था या फिर हो सकता है कि कोई छलावा हो जो यहाँ पे हमें तंग करने के लिए या फिर हमें डराने के लिए आ पहुँचा हो। अजीब बात ये थी कि मेरे सामने सामने ये अमल हो रहा था
और बावजूद इसके कि मेरे हाथ में एक गन मौजूद थी, मैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को पैरालाइज्ड महसूस कर रहा था। ना ही मेरी बॉडी मूव कर रही थी, ना ही मेरी ज़बान मेरा साथ दे रही थी। हालांकि मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ कुरानी आयत पढ़ूं, कोई सूरत पढ़ूं, कि किसी भी तौर ये जो बला है मेरे सामने से टल सके। अच्छा, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि ये जितने भी इंजीनियर्स थे जो कि कैंप्स के अंदर सो रहे थे, इनमें एक साहब थे जो कि बहुत बारिश थे, इंजीनियर भी थे और दीन के बहुत ज़्यादा करीब थे। वो ना सिर्फ कैंप से बाहर आए, बल्कि बाहर आते ही उन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जब उन साहब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, फिर पहली बार, दूसरी बार और जब तीसरी बार उन्होंने तिलावत की, तो ये जो भी ताकतवर जिन था, जो भी छलावा था, ये ना सिर्फ मुड़ा, बल्कि इसने दोबारा से उस सिमत में चलना शुरू कर दिया जिस सिम से चलता हुआ ये यहाँ पे आके हमारे पास पहुंचा था। अब इसके बाद मैं मौजूद था, मेरे अलावा वो साहब मौजूद थे जो कि मुसलसल आयतुल कुर्सी पढ़ रहे थे, और फिर उसके बाद बारी बारी तमाम लोग जागते चले गए। जब सारे के सारे लोग एक साथ गैदर हुए और सब लोगों ने इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया, तो इनके एक्सपीरियंस से, इनकी बातों से या इनके जो भी मामलात थे उनसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब इस मखलूक के बारे में या इस ताकतवर जिन के बारे में पहले से जाना करते हैं। सबका ये कहना था कि अगर हम में से कोई भी उठा हुआ होता, तो जब वो 1, 2 या 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ता, तो देखते ही देखते ये जो भी मखलूक थी ये सरासर यहाँ से वापस पलट जाती। मेरा अंदाज़ा था कि जिस तरह से ये लोग बात कर रहे थे, इससे पहले भी इन इंजीनियर्स का इस तरह की किसी मखलूक से इंटरेक्शन हो चुका था, या फिर शायद यहाँ पे जिस एरिया में मैं जॉब कर रहा था, इस तरह के छलावों का, इस तरह की मखलूक़ात का नज़र आना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। जाहिर सी बात है, जो कुछ हुआ था वो मेरे साथ साथ उन साहब ने भी देखा था, तो मैंने इस पर मज़ीद बातचीत नहीं की। हाँ, लेकिन वो जो भी साहब थे, जो भी बारिश बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझे कहा कि जब भी रात में यहाँ पे बैठा करो तो कोशिश किया करो कि आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार करके यहाँ पे आके बैठो। अक्सर इस एरिया में, इस सरहद वाले इलाके में, इन सहराओं में इस तरह के छलावे या जन्नात नजर आया करते हैं। इनका सरासर मकसद आपको डराना होता है। अगर आप ना डरें तो ये खुद ब खुद कुछ देर के बाद वापस चले जाते हैं।